डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 15 सेकेंड ईयर बायोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसमें हम पढ़ेंगे किडनी प्रॉब्लम्स और उनसे रिलेटेड क्योर्स जो हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर्स के मद्देनज़र रखते हुए अगर हम देखें तो किडनीज़ का फंक्शन ऑस्मोरेगुलेटरी है। ये कैसे हमें पता चलता है? क्योंकि किडनीज़ मुख्तलिफ़ कंसंट्रेशन का यूरिन पैदा करने में इन्वॉल्व है। अगर हमारी बॉडी में पानी का लेवल कम है तो किडनी ज़्यादातर पानी को बॉडी में कंजर्व कर लेंगे, रीअब्जॉर्ब कर लेंगे और बहुत कम पानी वाला कंसंट्रेटेड हाइपरटोनिक यूरिन पैदा करेंगे और 99.5% तक वाटर को कंजर्व करने की एबिलिटी मैमेलियन किडनीज़ रखते हैं। इसी तरह दूसरी तरफ अगर हमारे ब्लड में, हमारी बॉडी में पानी ज़्यादा है तो फिर बहुत ज़्यादा अमाउंट पानी की हमारे यूरिन में होगी। इसका मतलब है वाटर कंजर्व कम होगा, रीअब्सॉर्ब कम होगा और डाइल्यूट हाइपोटोनिक यूरिन पैदा होगा। तो इट इज़ क्लियरली एविडेंट फ्रॉम दिस थिंग कि ह्यूमन किडनी कैन प्रोड्यूस हाइपरटोनिक यूरिन जब बॉडी में पानी कम हो, कैन प्रोड्यूस हाइपोटोनिक यूरिन जब बॉडी में पानी ज़्यादा हो। तो किडनी का क्लियरली फंक्शन ऑस्मोरेगुलेटरी है। दूसरी तरफ प्राइमरली जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं जैसे कि यूरिया है, इसको यूरिन की फॉर्म में ही बॉडी से निकाला जाता है। तो इससे पता चलता है कि किडनी का फंक्शन एक्सक्रीशन भी है। तो क्लियरली यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किडनी एक ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन के तौर पे भी काम कर रहा है और किडनी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पर भी काम कर रहा है। यहाँ पर ये बात क्लियरली याद रख लें कि यूरिया को बनाना काम है लिवर का और यूरिया को बॉडी से रिमूव करना काम है किडनीज़ का। यानी ब्लड में यूरिया आता कहाँ से है? लिवर से। तो ब्लड में यूरिया को लेवल को बढ़ाने वाला ऑर्गन लिवर होगा और ब्लड में यूरिया को कम करने वाला ऑर्गन किडनी होगा, क्योंकि किडनी एक्सक्रीशन करवा रहे हैं ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट की। डियर स्टूडेंट्स, पहला जो प्रॉब्लम हम किडनी का डिस्कस करने जा रहे हैं वो है किडनी स्टोन्स। सम टाइम क्या होता है कि यूरिनरी पाथवे के अंदर कुछ स्टोनी मैसेस डेवलप हो जाते हैं, कुछ क्रिस्टल्स बन जाते हैं, कुछ प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं, स्टोनी मासेस डेवलप हो जाती हैं अलोंग द यूरिनरी पाथवे, जैसे किडनी के पेल्विस में, यूरेटर में, जहाँ जहाँ से यूरिन पास करता है उस पाथवे में कुछ स्टोनी मैसेस आ जाते हैं जो कि यहाँ पर रुकावट का बाइस बनते हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस डेवलप करने का बाइस बनते हैं। और इन ऑब्स्ट्रक्शन एंड स्टोनी मैसेस के नतीजे में यहाँ पर डेवलप हो जाता है इन्फेक्शन और यूरिनरी पाथवे में होने वाले इन्फेक्शंस को हम कहते हैं यूटीआईज, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस इन्हें बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स और स्टोनी मैसेस अलोंग द यूरिनरी पाथवे विच रिजल्ट इन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिन और इन्फेक्शन ऑफ द यूरिनरी ट्रैक, इसको हम नाम देते हैं इस प्रॉब्लम को किडनी स्टोन्स का। यूजुअली ये जो किडनी स्टोन्स डेवलप होते हैं ये किसी और मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस की वजह से होते हैं, जैसे कि हाइपर कैल्सीमिया। हाइपर का मीनिंग होता है ज़्यादा और कैल्सीमिया का मतलब है लेवल ऑफ कैल्शियम। तो हाइपर कैल्सीमिया का मतलब होगा हाई लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड। ब्लड में कैल्शियम के लेवल ज़्यादा होने को कहते हैं हाइपर कैल्सीमिया। अब ऑब्वियसली इस हाइपर कैल्सीमिया की कोई और रीज़न, कोई और इसकी वजह होगी, जैसे बोन्स की रिजॉर्प्शन अगर होना शुरू हो जाए तो ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा, हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा। तो हाइपर कैल्सीमिया जो किसी मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस की वजह से हो रहा है वो इट मे कंट्रीब्यूट इन फॉर्मेशन ऑफ किडनी स्टोन। इसी तरह हाइपर ऑक्जेल्यूरिया। हाइपर ऑक्जेल्यूरिया का मतलब होता है हाई लेवल ऑफ ऑक्जेलेट्स इन यूरिन, मगर ये ऑक्जेलेट्स वही होते हैं जो हमने खुराक में खाए होते हैं, पहले ये ब्लड में बढ़ते हैं, ब्लड में बढ़ेंगे तो जाहिर है यूरिन में भी बढ़ेंगे। अगर बुक में जैसे लिखा है हम वैसे ही देखेंगे, हाई लेवल ऑफ ऑक्जेलेट्स इन ब्लड। ब्लड में ऑक्जेलेट्स के लेवल को बढ़ने को बोलते हैं हाइपर ऑक्जेल्यूरिया।
ब्लड में ज़्यादा होगा लेवल तो यूरिन में भी ऑक्जेलेट्स का लेवल ज़्यादा होगा। ये किस वजह से ऑक्जेलेट ज़्यादा होते हैं? ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की वजह से बॉडी में आते हैं। इसके अलावा ये टोमेटोज़ के ज़रिए बॉडी में आते हैं। अब अगर हमारे ब्लड में किसी वजह से हाइपर कैल्सीमिया है या हाइपर ऑक्सिल्यूरिया है ड्यू टू दिस रीज़न, तो कैल्शियम और ऑक्जेलेट आपस में मिलकर क्रिस्टल्स बना देंगे, स्टोन्स बना देंगे, स्टोनी मैसेस बना देंगे, जो यूरिनरी पाथवे की ऑब्स्ट्रक्शन और इन्फेक्शन का बाइस बनेंगे। तो इस तरह के क्रिस्टल्स को फिर हम नाम देंगे किडनी स्टोन्स का। किडनी स्टोन बनने की बड़ी रीज़न्स में से एक रीज़न डिहाइड्रेशन भी है, पानी की कमी भी है, क्योंकि ये जितने भी सॉल्ट्स या मिनरल्स हैं इन सब ने पानी में डिज़ोल्व होके बॉडी से निकलना है। अगर बॉडी में पानी का लेवल ज़्यादा रहेगा तो क्रिस्टल फॉर्मेशन का प्रोसेस, स्टोनी मैसेस बनने का प्रोसेस रुका रहेगा। मुख्तलिफ़ किस्म की केमिकल नेचर किडनी स्टोन्स की हो सकती है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो चांसेस, जो इंसिडेंस है जिस किडनी स्टोन के होने का, वो है कैल्शियम ऑक्जेलेट की टाइप के किडनी स्टोन्स का। कैल्शियम बढ़ेगा तो हाइपर कैल्सीमिया, ऑक्जेलेट्स बढ़ेंगे तो हाइपर ऑक्सिल्यूरिया, और कैल्शियम ऑक्जेलेट पर मुश्तमिल किडनी स्टोन्स का जो इंसिडेंस है, जो चांस है, वो है 70%। यानी जितने भी किडनी स्टोन्स बनते हैं उनमें से 70% जो स्टोन्स की केमिकल नेचर है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट्स पर मुश्तमिल होती है। अब इन ऑक्जेलेट्स के आने की वजह ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, टोमेटोज़ हैं। कैल्शियम के बढ़ने की रीज़न कोई मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस, हार्मोनल डिस्टर्बेंस है। इसी तरह कैल्शियम ऑक्जेलेट के अलावा कैल्शियम फॉस्फेट के साथ मिलकर भी स्टोन डेवलप कर सकता है। तो कैल्शियम फॉस्फेट की केमिकल नेचर के स्टोन भी हो सकते हैं, जिनका इंसिडेंस है 15%। कैल्शियम ऑक्जेलेट के स्टोन्स के मुकाबले में कम चांस हैं। इसी तरह केमिकल नेचर किडनी स्टोन की यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स की फॉर्म में भी हो सकती है। 10% इंसिडेंस है यूरिक एसिड की फॉर्म में किडनी स्टोन्स बनने का। अब ये यूरिक एसिड बढ़ने की रीज़न होती है, मेटाबॉलिक रीज़न भी हो सकती है। इसके अलावा जो रेड मीट है, गाय का, बकरे का गोश्त है, उसके अंदर उसके कंजम्पशन से यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है, प्रोटीन्स के इंटेक से। तो हाइपर यूरिसीमिया, हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड इन ब्लड, 10% किडनी स्टोन्स का ये बाइस बनता है। बाकी इसके अलावा और केमिकल नेचर्स भी हो सकती हैं किडनी स्टोन्स की, जो कि सारी कलेक्टिवली मिलकर 15% इंसिडेंस बनाती हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये वैल्यू बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बार रिपीटेडली पूछी गई हैं। जैसे MCQ पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ कैल्शियम ऑक्जेलेट टाइप ऑफ किडनी स्टोन, तो इसका आंसर होगा 70%। या मोस्ट ऑफ द इंसिडेंस ऑफ किडनी स्टोन कौन सी टाइप का होता है, वो कैल्शियम ऑक्जेलेट का होता है। इसी तरह व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ किडनी स्टोन्स मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, तो फिर इसका आंसर होगा 15%। फिर इसी तरह हाउ मच ऑफ किडनी स्टोन्स आर कंपोज्ड ऑफ यूरिक एसिड, तो ये 10% के करीब या अदर 5% के करीब। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बुक की डायग्राम को देखें जो किडनी स्टोन्स की वहाँ बुक में बनी हुई है, तो वहाँ पर एक MCQ मोस्टली पूछा जाता है, मोस्ट ऑफ फॉस्फेट स्टोन्स आर एंट्रैप्ड इन, यानी फॉस्फेट से बने हुए जो किडनी स्टोन है वो किस रीजन में मोस्टली एंट्रैप होते हैं, क्रिस्टलाइज होते हैं। तो बुक में जो रेड लाइनिंग में लिखा हुआ है वहाँ से आपको इसका आंसर मिलेगा। ये होते हैं पेल्विस में, पेल्विस कह दें या रीनल पेल्विस बोल दें, किडनीज़ का पार्ट है, कैविटी इनसाइड द किडनी। फॉस्फेट से बने हुए स्टोन मोस्टली इधर एंट्रैप होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने देखा कि किडनी स्टोन्स क्या होते हैं। ये स्टोनी मैसेस हैं जो यूरिनरी पाथवे में ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करते हैं, इन्फेक्शन कॉज करते हैं। इनको UTIs बोलते हैं। UTIs का मतलब है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। मोस्टली इसकी वजह डिहाइड्रेशन, पानी की कमी होती है। मेटाबॉलिक कॉजेज़ भी हो सकती हैं, जैसे कि हाई लेवल ऑफ कैल्शियम
इन ब्लड को हाइपरकैल्सीमिया कहते हैं, हाई लेवल ऑफ ऑक्जेलेट्स इन ब्लड को हाइपरऑक्सिल्यूरिया कहते हैं, जो कि ग्रीन वेजिटेबल्स के कंज्यूम करने से बॉडी में या टोमेटो से आता है। और मुख्तलिफ नेचर के केमिकल स्टोन्स हैं ये, और इनके मुख्तलिफ इंसिडेंसेस हैं, जैसे 70% कैल्शियम ऑक्जेलेट, 15% कैल्शियम फॉस्फेट, 10% यूरिक एसिड, और बाकी जो मिसलिनियस कॉजेज़ हैं वो मिलकर 5% बनती हैं। नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि इन किडनी स्टोन्स का क्या क्योर है, इनका ट्रीटमेंट। तो किडनी स्टोन्स का ट्रीटमेंट में एक ऑप्शन तो सर्जिकल ट्रीटमेंट है। ये ऑप्शन कब यूज़ किया जाता है? जब किडनी स्टोन का साइज़ बहुत बड़ा हो, मैसिव स्टोन हो, जो लिथोट्रिप्सी या नॉन सर्जिकल नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर से एलिमिनेट ना हो सकता हो, तो फिर हम सर्जरी को अडॉप्ट करते हैं। जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होने वाला तरीका है वो है नॉन सर्जिकल। नॉन सर्जिकल मेथड को कहा जाता है लिथोट्रिप्सी। डियर स्टूडेंट्स, लिथोट्रिप्सी मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चंस या MCQs के हवाले से बोर्ड में पूछा जा चुका है। तो नॉन सर्जिकल वे टू रिमूव द किडनी स्टोन्स फ्रॉम द बॉडी इज़ नोन एज लिथोट्रिप्सी। इस लिथोट्रिप्सी में क्या किया जाता है, बॉडी के बाहर से शॉक वेव्स बॉडी पे बम्बार्ड की जाती हैं, जिनकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी को एक ख़ास तरीके से कंट्रोल किया जाता है। ये वेव्स क्या करती हैं, उस स्टोनी मैस को, क्रिस्टल्स को टाइनी सैंड लाइक पीसेस में कन्वर्ट कर देते हैं, और वो सैंड के जो पीसेस हैं वो ग्रेजुअली यूरिन के अलोंग बॉडी से रिमूव होना शुरू हो जाते हैं। तो लिथोट्रिप्सी को इसी वजह से एक और नाम दिया जाता है, इसको कहा जाता है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी इसको कहा जाता है। एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल इसलिए क्योंकि इसमें कोई फिज़िकल प्रोसीजर नहीं है, ये इसमें कोई सर्जरी इन्वॉल्व नहीं है। बॉडी के आउटसाइड से जस्ट रेज को बम्बार किया जाएगा, जो कि शॉक वेव्स हैं, वो बड़े बड़े पीसेस को, क्रिस्टल्स को टाइनी पीसेस, सैंड लाइक पीसेस में कन्वर्ट करेंगे, जो यूरिन के अलोंग बॉडी से रिमूव हो जाएंगे। तो लिथोट्रिप्सी कह दें, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव्स कह दें, नॉन सर्जिकल प्रोसीजर कह दें, एक ही बात है। इसमें जो रेज़ फ्रीक्वेंटली यूज़ की जाती हैं उसमें शामिल हैं एक्स रेज और अल्ट्रासाउंड। तो डियर स्टूडेंट्स, ये MCQ अक्सर पूछे जाते हैं कि लिथोट्रिप्सी में कौन सी वेव्स यूज़ की जाती हैं, तो याद रख लें 2 वेव्स हैं, एक्स रेज और अल्ट्रासाउंड, जो फ्रीक्वेंटली यूज़ की जाती हैं लिथोट्रिप्सी के लिए। और लिथोट्रिप्सी से कौन कौन से स्टोन्स को रिमूव किया जा सकता है? इसमें किडनी स्टोन्स को रिमूव किया जा सकता है, यूरेटर के स्टोन्स को रिमूव किया जा सकता है इसके ज़रिए, और गॉल स्टोन्स को रिमूव किया जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, यूरिनरी ट्रैक के स्टोन्स तो किडनी यूरेटर वाले ही हैं। ये गॉल स्टोन भी, जिसको पित्ते की पत्थरी कहते हैं, गॉल स्टोन इसको बोलते हैं, इसको रिमूव करने के लिए भी लिथोट्रिप्सी को यूज़ किया जा सकता है। इसका थोड़ा आपको बता दें कि लिवर की लोब्स के बिटवीन एक पाउच लाइक पार्ट होता है जो लिवर में बनने वाली बाइल को स्टोर करता है, इसको गॉल ब्लैडर कहते हैं। सम टाइम कोलेस्ट्रोल पर मुश्तमिल कुछ क्रिस्टल्स या प्रेसिपिटेट्स इंट्रैप हो जाते हैं गॉल ब्लैडर में, और वो कहलाते हैं गॉल स्टोन। तो गॉल स्टोन्स जो कि गॉल ब्लैडर में बनते हैं, इस वजह से इनका नाम रखा गया है, और इनकी केमिकल नेचर कोलेस्ट्रोल की होती है। इनको रिमूव करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है लिथोट्रिप्सी को। तो ट्रीटमेंट में 2 तरह के ट्रीटमेंट हैं, सर्जिकल फॉर लार्ज टाइप ऑफ द स्टोन, फॉर रिलेटिवली स्मॉल स्टोन नॉन सर्जिकल वेयर। नॉन सर्जिकल प्रोसीजर का नाम क्या है? लिथोट्रिप्सी। इसका अदर नेम क्या है? एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी में कौन सी रेज फ्रीक्वेंटली यूज़ होती हैं? तो 2 रेज यूज़ होती हैं, एक्स रेज और अल्ट्रासाउंड। और कौन से स्टोन इससे रिमूव किए जाते हैं? किडनी स्टोन, यूरेटर के स्टोन, गॉल स्टोन को लिथोट्रिप्सी के ज़रिए रिमूव किया जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने किडनीज़ के हवाले से एक प्रॉब्लम डिस्कस किया, जो कि किडनी स्टोन्स हैं, उनकी केमिकल नेचर, कॉजेज़, टाइप्स और उनके ट्रीटमेंट के हवाले से हमने यहाँ पर स्टडी किया है।
डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है काउंटर करंट मल्टीप्लायर। किडनीज़ का बहुत सारे फंक्शन में से एक फंक्शन ऑस्मो रेगुलेशन यानी कि वाटर को कंजर्व करना भी है, और उसमें एक फिनोमेना हम देखते हैं जिसे हम नाम देते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर का। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने ये देखा कि जो पहला कॉन्वोलेटेड पार्ट होता है नेफ्रॉन का, इसको कहा जाता है PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल। इसके बाद जब ये टिब्यूल डाउनवर्ड नीचे मेडुला की तरफ मूव करता है तो इसको हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले का जो इनिशियल पोर्शन है उसका डायामीटर रिलेटिवली कम है। इसके बाद जो पार्ट इसका ऊपर की तरफ जाता है जिसको हम असेंडिंग लिम्ब बोलते हैं, इसका डायामीटर ज़्यादा है। फिर सेकेंड कॉन्वोलेटेड पार्ट शुरू हो जाता है जिसको हम कहते हैं DCT। यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर के हवाले से। तो जब फिल्ट्रेट प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल को लीव करता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल में से गुज़रते हुए फिल्ट्रेट में से ज़्यादातर यूज़फुल चीज़ें रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं, जैसे कि पानी ज़्यादातर रीअब्जॉर्ब हो जाता है, आयंस सोडियम ज़्यादातर रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, ग्लूकोज तो तकरीबन सारा ही रीअब्जॉर्ब हो जाता है। तो फिल्ट्रेट व्हेन एंटर्स इनटू द डिसेंडिंग लिम्ब, जब फिल्ट्रेट इस डिसेंडिंग लिम्ब में दाखिल होगा, इस थिन लिम्ब में दाखिल होगा, डिसेंडिंग लिम्ब या थिन लिम्ब में दाखिल होगा, तो इसमें से ऑस्मोसिस के ज़रिए पानी की रीअब्जॉर्प्शन होगी। यहाँ पर सिर्फ पानी की रीअब्जॉर्प्शन होगी, और पानी की रीअब्जॉर्प्शन कैसे होगी? ऑस्मोसिस के ज़रिए। तो ये आपने याद रखना है कि ये ऑस्मोसिस का प्रोसेस एक पैसिव प्रोसेस है जिसमें कोई ATP एनर्जी इस्तेमाल नहीं होगी। जैसे जैसे ये फिल्ट्रेट नीचे की तरफ जाता जाएगा, इसमें से पानी का ऑस्मोटिक आउटफ्लो यानी ऑस्मोसिस के ज़रिए आउटफ्लो होता जाएगा। पानी की रीअब्जॉर्प्शन की वजह से ये कंसंट्रेटेड होता जाएगा फिल्ट्रेट। जैसे ही ये बॉटम ऑफ द लूप ऑफ हेनले पे पहुँचेगा तो फिल्ट्रेट बहुत ज़्यादा यहाँ पर कंसंट्रेटेड हो चुका होगा। अब इसके बाद जब ये फिल्ट्रेट सेंडिंग लिम्ब से, थिक लिम्ब से अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो यहाँ पर एक हार्मोन एक्ट करेगा। उस हार्मोन का नाम है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन हार्मोन कहाँ से सिक्रीट होता है? ये ग्लैंड से सिक्रीट होता है जिसका नाम है एड्रीनल कॉर्टेक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये अक्सर एक MCQ पूछा जाता है कि एल्डोस्टेरोन हार्मोन कहाँ से सिक्रीट होता है, तो इसका आंसर है एड्रीनल कॉर्टेक्स। एड्रीनल ग्लैंड के दो पार्ट्स होते हैं, एक कॉर्टेक्स दूसरा मेडुला। तो एल्डोस्टेरोन कहाँ से सिक्रीट होता है? एड्रीनल कॉर्टेक्स से। दूसरा, इसी के हवाले से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि एल्डोस्टेरोन नेफ्रॉन के कौन से पार्ट पर एक्ट करता है? तो एल्डोस्टेरोन नेफ्रॉन के असेंडिंग या थिक लिम्ब पर एक्ट करता है। ये वाला, ये जो पोर्शन जिसको हमने हाईलाइट किया है, इस पर एक्ट करता है एल्डोस्टेरोन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि इसका फंक्शन क्या है, यहाँ पर ये क्या करता है? एल्डोस्टेरोन यहाँ से कॉज करता है एक्टिव अपटेक ऑफ सोडियम आयंस। एक्टिव का मतलब ये होगा कि ये मूवमेंट एक्टिव होगी, इसमें ATP एनर्जी भी इस्तेमाल होगी। तो एक्टिव अपटेक ऑफ सोडियम जब यहाँ पर होगा, तो अभी जैसे हमने कहा था कि जैसे जैसे ये फिल्ट्रेट डाउनवर्ड जा रहा है, इसमें से पानी की रीअब्जॉर्प्शन होती जा रही है ऑस्मोसिस के ज़रिए। फिल्ट्रेट कंसंट्रेटेड होता चला जा रहा है, मगर जैसे ही ये फिल्ट्रेट अपवर्ड मूव करना शुरू करेगा तो इसमें से पानी की रीअब्जॉर्प्शन नहीं, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन होना शुरू हुई है। अब इस फिल्ट्रेट की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी की रीअब्जॉर्प्शन हो रही है डिसेंडिंग लिम्ब से जिसका फ्लो डाउनवर्ड है, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन हो रही है असेंडिंग लिम्ब से जिसमें फिल्ट्रेट के मूव करने की डायरेक्शन अपवर्ड है। तो इस टर्म में जो पहला वर्ड हम डिस्कस करते हैं वो है काउंटर। काउंटर का मतलब होता है मुखालिफ, अपोजिट। द डाउनवर्ड फ्लो ऑफ द फिल्ट्रेट इन डिसेंडिंग लिम्ब एंड द अपवर्ड फ्लो ऑफ द फिल्ट्रेट इन असेंडिंग लिम्ब।
बोथ आर काउंटर टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, मुखालिफ हैं, काउंटर हैं। और दूसरा, जैसे जैसे फिल्ट्रेट नीचे की तरफ मूव करता है तो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है ऑस्मोसिस के ज़रिए। जैसे जैसे फिल्ट्रेट ऊपर की तरफ मूव करता है सोडियम आयंस का एक्टिव अपटेक होता है। सोडियम आयंस का एक्टिव अपटेक डिसेंडिंग लिम्ब से पानी की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है और पानी की रीअब्जॉर्प्शन सोडियम आयंस की रीअब्जॉर्प्शन को ज़्यादा करती है। करंट कहते हैं फ्लो को, तो डाउनवर्ड और अपवर्ड फ्लो जो डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब में हो रहा है, जैसे जैसे ये काउंटर करंट बढ़ता है तो उतनी ही ज़्यादा वाटर की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ती जाएगी। वाटर की रीअब्जॉर्प्शन सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगी और सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगी। इस फिनोमिना को पूरे को कहा जाता है काउंटर करंट मल्टीप्लायर। अब नेक्स्ट यहाँ पर 3 बातें एल्डोस्टेरोन के हवाले से याद रख लें। पहला पॉइंट ये है कि एल्डोस्टेरोन कहाँ से सिक्रीट होता है, तो ये एड्रिनल कॉर्टेक्स से सिक्रीट होता है। दूसरा, एल्डोस्टेरोन नेफ्रॉन के किस पार्ट पर एक्ट करता है, ये असेंडिंग या थिक लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले पर एक्ट करता है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि एल्डोस्टेरोन करता क्या है, ये असेंडिंग लिम्ब से सोडियम आयंस का एक्टिव अपटेक कराता है, एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द सोडियम आयंस कराता है। ये स्टूडेंट्स, इस डायग्राम से एविडेंट है कि जिन नेफ्रॉन्स का लूप ऑफ हेनले लंबा होगा उतनी ही वाटर की रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, उतनी ही सोडियम आयंस की भी रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी। तो काउंटर करंट मल्टीप्लायर मोस्ट सिग्निफिकेंटली कौन सी नेफ्रॉन में ऑपरेट करेगा, ये ऑपरेट करेगा जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में, जिसका लूप ऑफ हेनले लॉन्ग होता है और डीप पेनिट्रेटिंग इनटू द मेडुला होता है। जितना ये लूप ऑफ हेनले डीप होगा उतनी वाटर की रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा और वाइस वर्सा सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगी। तो अगर हम इसी डायग्राम में देखें कि ये वाला पोर्शन जो है कॉर्टेक्स है किडनी का और ये वाला पोर्शन मेडुला है, तो किडनी के कॉर्टेक्स और मेडुला में जो नेफ्रॉन के बाहर सेल्स पाए जाते हैं, इन सेल्स को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेसेस या इंटरस्टिशियल फ्लूइड वगैरह भी इसको हम नाम देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो मेडुला में है इसमें कंपैरेटिवली सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। इसमें थोड़ी सी मिकदार में यूरिया को भी रिटेन किया जाता है। और तीसरा यहाँ पर ज़्यादा सिग्निफिकेंटली ऑपरेट करता है काउंटर करंट मल्टीप्लायर। तो ये 3 चीज़ें, सोडियम आयंस का कॉर्टेक्स के इंटरस्टिशियल फ्लूइड के मुकाबले में मेडुला में ज़्यादा होना, यूरिया का स्लाइटली रिटेन होना मेडुलरी पार्ट में, और काउंटर करंट मल्टीप्लायर का मोर सिग्निफिकेंटली ऑपरेट करना मेडुलरी पार्ट में। ये हमें बताता है कि कॉर्टेक्स से मेडुला की तरफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती है, यानी जैसे जैसे हम कॉर्टेक्स से मेडुला की तरफ आएंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड कंसंट्रेटेड होता जाएगा। और ये इंटरस्टिशियल स्पेस या फ्लूइड होता क्या है, जो नेफ्रॉन के बाहर सेल्स हैं, खाली जगह हैं, उसमें जो फिल्टर फ्लूइड पाया जाता है उसको कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड कॉर्टेक्स से मेडुला की तरफ क्यों कंसंट्रेटेड होता है, तो उसकी रीज़न में हम ये 3 बातें कहेंगे कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड ऑफ द मेडुला में सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड ऑफ द मेडुला में यूरिया की रिटेंशन होती है, और इंटरस्टिशियल पार्ट ऑफ द मेडुला में काउंटर करंट मल्टीप्लायर मोर सिग्निफिकेंटली ऑपरेट करता है, बिकॉज इस पार्ट में जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का लूप ऑफ हेनले होता है विच इज़ लॉन्ग एंड डीप इनटू द मेडुला। तो ये 3 चीज़ें मिलकर इंटरस्टिशियल फ्लूइड को मोर कंसंट्रेटेड करते हैं मेडुला के एज़ कंपेयर टू द कॉर्टेक्स। और इस पूरे मैकेनिज्म को जैसे जैसे फिल्ट्रेट के नीचे की तरफ जाना है वाटर की रीअब्जॉर्प्शन का बढ़ना, ऊपर की तरफ जाना सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन का ज़्यादा होना, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है। ये दोनों एक दूसरे को इन्हांस करते रहते हैं, इसलिए इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है काउंटर करंट मल्टीप्लायर। फिर मैं इन तीनों वर्ड्स का आपको मतलब बता देता हूँ। काउंटर इसलिए कि एक में फ्लो डाउनवर्ड है डिसेंडिंग लिम्ब,
एक में फ्लो अपवर्ड है असेंडिंगली, और करंट फ्लो को कहते हैं मल्टीप्लायर का मतलब है कि दोनों एक दूसरे को बढ़ाएंगे, इन्हांस करेंगे, तो ये पूरा मैकेनिज्म कहलाएगा काउंटर करंट मल्टीप्लायर कहलाएगा। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये अराइज होता है कि हाउ ह्यूमन किडनीज आर इन्वॉल्व इन कंजर्वेशन ऑफ वाटर। तो बुक की स्टेटमेंट के मुताबिक ह्यूमन किडनीज आर एडेप्टेड टू कंजर्व 99.5% ऑफ वाटर। जितना पानी फिल्ट्रेट में फिल्ट्रेशन के ज़रिए दाखिल होता है या नेफ्रॉन में दाखिल होता है, ह्यूमन किडनी उसका 99.5% को कंजर्व कर सकते हैं। हाउ ह्यूमन किडनीज इन्वॉल्व इन कंजर्वेशन ऑफ वाटर, उसके दो तरीके हैं। उसमें पहला तरीका है काउंटर करंट मल्टीप्लायर, जो अभी हमने इन डिटेल डिस्कस किया है। दूसरा तरीका उसमें हार्मोन्स का रोल है। जो मेजर हार्मोन वाटर को कंजर्व करने में इन्वॉल्व है उसका नाम है ADH। ADH का फुल नेम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ADH हार्मोन को ही एक और नाम दिया जाता है और वो है वेजोप्रेसिन। वेजोप्रेसिन भी इसको बोलते हैं। अभी हम इसकी एक एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं कि ह्यूमन बॉडी कैसे डाइल्यूट या हाइपोटोनिक यूरिन पैदा करती है। सपोज़ अगर हमारे ब्लड में पानी की मिकदार ज़्यादा है, हमने बहुत ज़्यादा पानी पिया हुआ है, तो पानी फिल्ट्रेट में भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। जब पानी फिल्ट्रेट में ज़्यादा आएगा तो हार्मोन जिसको हम ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं, ये कम रिलीज़ होगा। और एंटी डायूरेटिक हार्मोन रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कराता है। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर क्या होगी, इसके नतीजे में कम हो जाएगी। जब वाटर की रीएब्जॉर्प्शन कम होगी तो यूरिन के अंदर पानी की मिकदार ज़्यादा होगी, और ऐसा यूरिन जिसके अंदर पानी ज़्यादा हो ये कहलाता है डाइल्यूट या हाइपोटोनिक यूरिन। ऐसे यूरिन को हम कहते हैं डाइल्यूट यूरिन या हाइपोटोनिक यूरिन। तो अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन सी कंडीशन है जिसमें ह्यूमन बॉडी डाइल्यूट या हाइपोटोनिक यूरिन पैदा करती है, तो उसमें पहली कंडीशन ये है कि जब ह्यूमन ब्लड के अंदर, बॉडी के अंदर पानी ज़्यादा होगा तो फिल्ट्रेट में भी पानी ज़्यादा होगा, और जब पानी फिल्ट्रेट और ब्लड में, बॉडी में ज़्यादा होगा तो ADH हार्मोन की सिक्रीशन कम होगी। ADH हार्मोन की सिक्रीशन के प्रोपोर्शनल है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, तो रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर भी कम होगी। अगर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कम होगी तो बहुत ज़्यादा यूरिन फिल्ट्रेट में मौजूद होगा जो कि अल्टीमेटली यूरिन बन जाएगा, और ऐसे यूरिन को हम कहेंगे डाइल्यूट यूरिन या हाइपोटोनिक यूरिन। अगर इन चीज़ों में सारे एरोज़ को आप उलट कर दें तो ये बन जाएगा हाइपरटोनिक यूरिन, कंसनट्रेटेड यूरिन। यानी अगर इसका उलट क्या होगा कि ब्लड में पानी कम होगा तो फिल्ट्रेट में फ़िल्टर होकर पानी भी कम आएगा, ADH हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट होगा, रीएब्जॉर्प्शन वाटर की कम होगी, और यूरिन में पानी रीएब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी तो यूरिन में पानी कम हो जाएगा और इस तरह यूरिन कंसनट्रेटेड हो जाएगा।